हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में डिस्कस कर रहे थे और इसके दो वीडियोस मैंने बताए थे कि आपके बनेंगे। तो पार्ट फर्स्ट हम इसका डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसके आगे का। तो आज हम बात करेंगे, अभी तक हमने क्या क्या बात कर ली थी भारत की भौगोलिक स्थिति में। हमने बात की थी कि भारत का प्राचीन नाम क्या था, भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत के जो आसपास के पड़ोसी देशों के बारे में हमने बात की थी, कौन कौन से राज्य जो हैं पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं उनके बारे में बात की थी, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने बात की थी। मतलब हमने जो भारत का स्थलीय भाग था, स्थलीय भाग की सीमा की जो लंबाई थी वो लगभग 15,200 किलोमीटर है, उसके बारे में हमने मोस्टली चीज़ें डिस्कस कर ली थी। ठीक है, तो उस पार्ट फर्स्ट को आप ज़रूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसको देखने से पहले, तभी आपका ये पूरा वीडियो कंप्लीट हो पाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत जो है एक तरीके से पेनिनसुला है और इसमें क्या है, इसकी दो सीमाएं होती हैं, एक होती है जलीय सीमा और एक होती है स्थलीय सीमा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आज जलीय सीमा के बारे में। तो फिलहाल देखो, ये जो यहाँ से मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो है आपकी ये सीमा जो है इसकी स्थलीय सीमा है और स्थलीय सीमा के बारे में हम मोस्टली चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, अब यहाँ पे हमें डिस्कस करना है किसके बारे में, जलीय सीमा के बारे में। तो जलीय सीमा की बात करें तो यहाँ से गुजरात से स्टार्ट होती है जलीय सीमा और गुजरात से स्टार्ट होते हुए महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल तक जाती है। ठीक है, तो मैंने कल आपको बताया था कि जो इसकी लंबाई है, भारत की तटीय सीमा की जो लंबाई है वो आपकी कितनी है, वो आपकी है 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर इसकी लंबाई है मुख्य तटीय सीमा की। मुख्य तटीय सीमा मतलब जो अभी मैंने आपको बताया था, ड्रॉ करके बताया था ना, ये वाला भाग। अगर हम इसके द्वीपों को भी सम्मिलित कर लें, द्वीप कौन कौन से हैं, एक तो अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप, इन द्वीपों की सीमाओं को भी सम्मिलित कर लें तो इसकी जो कुल आपकी लंबाई होती है वो आपकी 7516.6 किलोमीटर है। और इस मुख्य भूमि में तटीय सीमा के कुल 66 जिले। अब जिले मतलब यहाँ पे जैसे ये गुजरात राज्य है तो गुजरात राज्य के कुछ तटीय जिले होंगे, ऐसे महाराष्ट्र के भी तटीय जिले होंगे, गोवा के भी होंगे। तो कुल 66 जिले और 9 राज्य जो हैं इस सीमा को स्पर्श करते हैं। इसके अलावा 4 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, जैसे पौंडीचेरी वगैरह हैं, और एवं उसके 4 जिले भी तटीय सीमा को स्पर्श करते हैं। और सबसे अधिक तटीय राज्यों में सबसे अधिक लंबाई वाला राज्य कौन सा है, तो वो आपका गुजरात है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से ये हमने बात कर ली। और तटीय राज्य कौन कौन से हैं, तो तटीय राज्यों में आप यहाँ पे नाम लिख सकते हो, 9 राज्य हैं। और वो 9 राज्य कौन कौन से होंगे, तो देखिए सबसे पहला जो राज्य है वो गुजरात है। ठीक है, मैप में देख सकते हो, ये गुजरात हो गया। दूसरा क्या है, महाराष्ट्र हो गया। तीसरा आपका गोवा है। ठीक है, चौथा आपका यहाँ पे कर्नाटक है। चौथा आपका यहाँ पे कर्नाटक हो गया। पांचवा केरला हो गया। फिर छठा तमिलनाडु। 7th हो गया आंध्र प्रदेश और 8th हो गया उड़ीसा और 9 हो गया वेस्ट बंगाल। तो ये आपके तटीय राज्य हैं भारत के। ठीक, और सबसे अधिक बड़ा तटीय राज्य जो है, जो सबसे अधिक तटीय सीमा बनाता है, वो आपका क्या है, गुजरात है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की व्यवस्था के अनुसार किसी देश की जलीय सीमा को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। तो वो 3 भाग कौन कौन से हैं, पहला भाग तो है प्रादेशिक जल सीमा, दूसरा जो भाग है इसका वो है आपका संलग्न क्षेत्र, और तीसरा जो भाग है वो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इन 3 भागों में हम बांट सकते हैं जलीय सीमा को। देखिए कैसे बांटेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ जैसे मान के चलिए, आपको पता है कि जो हमारा इंडिया है उसके अगर हम नीचे वाले क्षेत्र की बात करें तो नीचे वाला क्षेत्र जो है उसका कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इस तरीके से है। ठीक, अब आप ये देखते हो कि यहाँ पर भी पानी है, इस साइड पानी है और इस साइड भी क्या है, पानी है। ठीक है, इधर हमारी बंगाल की खाड़ी है और इधर हमारा क्या है, अरब सागर है। देखिए अब हम क्या करेंगे, कोई भी एक तटीय क्षेत्र ले लेते हैं, इस तटीय क्षेत्र को यहाँ पर बना लेते हैं।
तो हमने क्या लिया, यहाँ पर एक तटीय क्षेत्र को बना लिया इस तरीके से। ठीक है, ये एक तटीय क्षेत्र है। यहाँ पे मान के चलो ये आपका एक तटीय क्षेत्र हो गया। इधर ये मान के चलो इस तरीके से इसको बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका एक तट हो गया। ठीक, अब ये तो आपकी क्या है, ये तो आपकी लैंड है यानी भूमि है। ठीक है, यहाँ पर क्या आपका जल भरा हुआ है, इस साइड में ये क्या है आपका जल भरा हुआ है। ठीक है, ये आपका जल हो गया। अब इसमें बात यह आती है, चलो स्थलीय सीमा है वहाँ तक तो हमारा अधिकार है, बाकी जो जलीय सीमा है, जलीय सीमा हमारी कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, हम कहाँ तक उस जल का उपयोग कर सकते हो। देखो इधर भी पानी है, यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है। अब इस पानी का हम अधिकतम उपयोग कहाँ तक हम अपनी सीमा मान सकते हैं, तो इसको निर्धारित करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। वो नियम कौन से हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक अपना बेस बनाएंगे। बेस मतलब एक आधार मानेंगे कि इस आधार से 200 किलोमीटर दूर तक हमारा जो पानी की जो सीमा, जलीय सीमा है, वो क्षेत्र जो है हमारा है। क्योंकि हर एक देश के अगर चारों तरफ पानी है तो उस पानी पर भी जो है उस पानी के अंदर कई सारी बहुमूल्य वस्तुएं पाई जाती हैं, कई सारी बहुमूल्य चीज़ें, पेट्रोलियम वगैरह पाया जाता है। तो उस पर जो खनन करने का जो अधिकार होता है वो उस देश को ही होता है। और लेकिन कहाँ तक होता है, जैसे ये आपका हिंद महासागर है, यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये आपका पूरा हिंद महासागर है। ठीक है, अब हिंद महासागर के इधर नीचे देखोगे तो कई सारे देश और भी पड़ते हैं, इंडोनेशिया पड़ता है, मालदीव पड़ता है, ठीक है, फिलीपींस पड़ता है। लेकिन अब हम कहाँ तक जो है जल में अपनी कोई प्लांट लगा सकते हैं या कहाँ तक वहाँ पे शोधन कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, तो उसका भी एक क्राइटेरिया होता है हर एक कंट्री का। ठीक है, तो भारत के लिए क्राइटेरिया क्या है, तो वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि भारत की जो सीमा को, जलीय सीमा को 3 भागों में बांटा है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने। 3 भागों के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले समझ लें कि ये चीज़ें होती कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी, अब देखो जो किनारा होता है, किनारा बिल्कुल प्लेन तो होगा नहीं, इस तरीके से तो होगा नहीं बिल्कुल प्लेन। किनारा जो होगा वो टूटा फूटा हुआ होगा। ठीक है, तो कोई भाग अंदर की तरफ होगा, कोई भाग बाहर की तरफ निकला हुआ होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सभी उठे हुए किनारों को मिलाती हुई एक रेखा खींच लेंगे। उठे हुए किनारों को मिलाते हुए एक रेखा खींच लेंगे और इसी रेखा को हम क्या कहेंगे, इसी रेखा को कह देंगे आधार रेखा। यानी ये जो रेखा खींची गई है, इस रेखा को हम कहते हैं आधार रेखा। आधार रेखा क्या होती है, जो भी तट होता है उस तट में जो उठे हुए किनारे होते हैं, बाहर निकले हुए किनारे होते हैं, उन किनारों को मिलाते हुए हम एक रेखा खींच देते हैं, जिसको हम क्या कह देते हैं, आधार रेखा कह देते हैं, बेस लाइन जिसे हम कह देते हैं। अब होता क्या है, इसी बेस लाइन को मान करके अब सीमाएं निर्धारित की जाएंगी। तो सबसे पहली जो सीमा है वो उसे हम कहते हैं प्रादेशिक जलीय सीमा। क्या कहते हैं, प्रादेशिक जलीय सीमा। प्रादेशिक जलीय सीमा कहाँ से कहाँ तक होती है, ये आपकी आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक होती है। 12 समुद्री मील तक होती है आधार रेखा से। इस क्षेत्र का उपयोग भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। इस क्षेत्र में जो है भारत कुछ भी कर सकता है, अपना प्लांट लगा सकता है, रिसर्च कर सकता है, खनन कर सकता है, कुछ भी काम यहाँ पर कर सकता है। यहाँ पर जलीय सीमा पे कोई शुल्क लगा सकता है, कुछ भी कर सकता है। आधार रेखा क्या होती है, टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली रेखा हम आधार रेखा कहते हैं। और स्थलीय भाग व आधार रेखा के मध्य स्थित जल को आंतरिक जल कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखोगे कि अभी हमने ये आधार रेखा मान ली। अब इस आधार रेखा के अंदर थोड़ा बहुत पानी भी रह गया होगा, और जो अंदर पानी रह गया है उस वाटर को हम क्या कहेंगे, आंतरिक जल कहेंगे। ठीक है, आंतरिक जल समझ में आ गया और आधार रेखा समझ में आ गई। अब इस आधार रेखा से 12 कितनी डिस्टेंस पर, 12 नॉटिकल मील पर, इस आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील पर, सीधी नहीं होगी हालांकि मैंने यहाँ पर सीधी बना दी है, 1 मिनट, ये हो गई आधार रेखा, इस तरीके से रेखा होगी वो।
कितनी दूरी पर आधार रेखा से? 12 नॉटिकल मील पर। 12 नॉटिकल मील पर एक सीमा होगी जिसे हम कहेंगे भारत की प्रादेशिक सीमा, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील पर है। ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो प्रादेशिक सीमा होती है वो कितनी दूरी तक होती है, तो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक होती है। ठीक है, और इस यहाँ पे जो पानी होगा, इस पानी के अंदर भारत कुछ भी कर सकता है, कोई भी प्लांट लगा सकता है, कुछ भी रिसर्च कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे इसको पूरा अधिकार होता है, संपूर्ण अधिकार होता है इस क्षेत्र में, इसीलिए इसको हम भारत की प्रादेशिक जल सीमा कहते हैं। इसके अलावा जो अगला टॉपिक आता है वो आपका आता है यहाँ पर संलग्न क्षेत्र। दूसरी सीमा जो होती है वो होती है संलग्न क्षेत्र। तो संलग्न क्षेत्र की दूरी आधार रेखा से कितनी दूर पर होती है? 24 समुद्री मील तक होती है। वो 12 थी, 24 होगी। कहाँ से? आधार रेखा से। इस क्षेत्र में भारत को साफ सफाई, सीमा शुल्क की वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त हैं। तो इस क्षेत्र में भारत को केवल क्या प्राप्त है? साफ सफाई और आपकी सीमा शुल्क और वित्तीय अधिकार प्राप्त होते हैं। यानी यहाँ पर अगर इस क्षेत्र में कोई भी जहाज आता है तो उस पर सीमा शुल्क भारत लगा सकता है, लेकिन यहाँ पर खनन नहीं कर सकता, रिसर्च नहीं कर सकता। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो जैसे यहाँ पर देखो, ये आपकी बेस लाइन हो गई, बेस लाइन से 12 मील तक क्या हो गई? आपकी प्रादेशिक सीमा हो गई। और ये यहाँ इसी बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील तक आपका कंटीजियस जोन हो गया, यानी संलग्न क्षेत्र हो गया। यानी यहाँ से अगर मैं बात करूँ, फिर से इस आधार रेखा से लगभग 24 नॉटिकल मील पर बात करोगे तो यहाँ पर ये जो रेखा होगी, ये जो सीमा होगी, उसे हम कहेंगे संलग्न क्षेत्र। और इस क्षेत्र पे जो है भारत को साफ सफाई, सीमा शुल्क का अधिकार प्राप्त होता है। यानी पूरा क्षेत्र इसमें शामिल हो गया ना, पूरा क्षेत्र शामिल हो गया। लेकिन जो 12 नॉटिकल मील तक था उस पर सारे अधिकार प्राप्त होते हैं, रिसर्च करना, प्लांट लगाना, कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो आपकी संलग्न क्षेत्र होता है वहाँ पर वो सीमा शुल्क और वित्तीय अधिकार भारत को प्राप्त होते हैं, लेकिन और तरीके से प्लांट नहीं लगा सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें अगली जो आपकी आती है वो अनन्य आर्थिक क्षेत्र आता है। तो इसमें इस देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक होता है। कितना, कहाँ तक होता है? आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक होता है, जिसमें भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान व नए द्वीपों के निर्माण तथा प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन की छूट मिलती है। मतलब यहाँ पर जो है 200 मील तक में कोई भी अनुसंधान कर सकता है, कोई भी जो है प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकता है, कोई भी रिसर्च कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर ये आपकी बेस लाइन हो गई, बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील तक आपका जो हो गया प्रादेशिक सीमा हो गई, 24 नॉटिकल मील तक आपका संलग्न क्षेत्र हो गया। और अगर आप 200 मील तक की बात करोगे तो यहाँ पर आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, मतलब आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र होगा। यहाँ पर जो है भारत अपना कोई भी वैज्ञानिक अनुसंधान, रिसर्च वगैरह, या कोई भी नए द्वीप का निर्माण या जो भी संसाधनों का दोहन यहाँ तक कर सकता है। यानी ये 3 सीमा हो गई। 200 नॉटिकल मील से दूर भारत कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी काम नहीं कर सकता, वो उसकी जलीय सीमा से बाहर का हो जाएगा। अब सीमा शुल्क कहाँ तक ले सकता है? तो सीमा शुल्क ले सकता है 24 नॉटिकल मील तक। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे अगर हम एक चीज़ और क्लियर करना चाहें तो यहाँ से 200 नॉटिकल मील पर जो है भारत अपना, ये इसकी जो सीमा हो जाएगी वो आपकी अनन्य आर्थिक क्षेत्र हो जाएगा इसका। ये अगर बात करोगे तो इस तरीके से यहाँ तक, ये यहाँ से 200 नॉटिकल मील होगा। ठीक है, 200 NM। ठीक, तो यहाँ पे जो है यहाँ तक भारत क्या कर सकता है? कोई भी संसाधनों का दोहन, कोई भी नया द्वीप का निर्माण, अनुसंधान वगैरह कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। आगे बढ़ जाते हैं। अब भारत के हम जलीय पड़ोसी देश देख लें। हमने अभी तक क्या देखा था? हमने अभी तक बात की थी स्थलीय देशों के बारे में बात की, तो आपका पाकिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, ये आपके अफ़गानिस्तान है, स्थलीय पड़ोसी देश होते हैं। ठीक है, जलीय पड़ोसी देशों के बारे में अगर हम बात करें तो कौन कौन से होंगे? भारत के जो जलीय पड़ोसी देश है, तो एक तो आप देखोगे जो इंडिया है, इंडिया के अगर ईस्ट में देखोगे तो अंडमान निकोबार द्वीप पड़ेगा, और अगर वेस्ट में देखोगे तो आपका लक्षद्वीप समूह पड़ता है। तो ये तो भारत के ही हिस्से माने जाते हैं। ठीक है, अगर हम देखें भारत के सबसे निकट पड़ोसी जलीय देश कौन सा है? आपका श्रीलंका है। ठीक
ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो इंडोनेशिया, म्यांमार, मालदीव, बांग्लादेश, पाकिस्तान, थाईलैंड, ये सब क्या है, भारत की समुद्री सीमा से संबंध रखते हैं। ठीक है। तो इस मैप में अगर आप देखो तो यहाँ पे मैं दिखा दूंगा आपको। तो यहाँ पर आप देखिए, ये पाकिस्तान की जलीय सीमा यहाँ पे लग रही है, श्रीलंका ये रहा, म्यांमार से भी जलीय सीमा बनाता है। इसके अलावा इधर मलेशिया है, इंडोनेशिया है। ठीक है। तो ये सब क्या है, मालदीव है, और आप ये सब आपके जो देश हैं ये आपके जलीय देश हैं। जलीय सीमा भारत जो है इनके साथ में साझा करता है। तो जो पहला आपका पड़ोसी देश है वो है आपका श्रीलंका। ठीक है। श्रीलंका आप यहाँ पे देख रहे हो इस मैप में, ये जो आपका भारत है और ये आपका श्रीलंका है। तो श्रीलंका भारत का निकटतम पड़ोसी जलीय देश हम कह सकते हैं उसको। तो हिंद महासागर में स्थित ये पाक जल संधि द्वारा भारत श्रीलंका की मुख्य भूमि से अलग होता है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में एक जल संधि पड़ती है, पाक जल संधि। ठीक है। आदम ब्रिज तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है। पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है। तो रामेश्वरम जो आपकी एक पवित्र स्थल माना जाता है, तो वो पंबन द्वीप पर स्थित है। आदम ब्रिज के उत्तर में पाक की खाड़ी और दक्षिण में मन्नार की खाड़ी पड़ती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है। अब हम देखें सेकंड जो कंट्री आती है वो है आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया भी क्या है, आपका भारत का निकटतम जो है जलीय सीमा बनाता है, जलीय सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये आपका इंडोनेशिया है। ठीक है। तो भारत के ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के मध्य जलीय सीमा को महान चैनल अलग करता है। तो यह हम महान चैनल क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। फिलहाल आप जो भी चीज़ आप उसको एज ए मतलब रेफरेंस याद कर लीजिए। बाकी जो चैनल्स होते हैं 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, आपका 10 डिग्री चैनल है, ग्रैंड चैनल है, पाक स्ट्रेट है, और आपका डुंकन पास है, कोको स्ट्रेट है, मन्नार की खाड़ी है, पाक की खाड़ी है। ये सब हम मैप के द्वारा आपको याद करा दूंगा। ठीक है। आप कभी नहीं भूलोगे। तो फिलहाल अभी आपको ध्यान रखना है कि ये आपका ग्रेट चैनल के द्वारा अलग होता है। भारत और म्यांमार की बात करें तो बंगाल की खाड़ी 14.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर म्यांमार को द्वीप का समूह है जो भारत के उत्तरी अंडमान द्वीप से कोको चैनल द्वारा अलग होता है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। जो आपका कोको स्ट्रेट है वो म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बीच में पड़ती है। ठीक है। भारत और मालदीव के मध्य जो है आपका 8 डिग्री चैनल पड़ता है। ठीक है। तो 8 डिग्री चैनल जो है आपका वो मालदीव और मिनीकॉय के मध्य में पड़ता है। 9 डिग्री आपका लक्षद्वीप और मिनीकॉय के मध्य पड़ता है। ऐसी 10 डिग्री छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में पड़ता है। ये मैं आपको याद कराने वाला हूँ आगे आने वाले वीडियोज़ में। ठीक है। यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद कर लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो आपका अंडमान निकोबार है। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है, आपका लक्षद्वीप है। ठीक। हम बात करें जनसंख्या दृष्टि से, सबसे बड़ा राज्य आपका उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सिक्किम है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कितना कौन सा है, दिल्ली है। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप है। ये हम बात कर रहे हैं किसकी, जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं, ध्यान रखना। अब हम बात करें लिंगानुपात की दृष्टि से, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है केरल में है, सबसे कम जो है वो आपका हरियाणा में है। लिंगानुपात क्या होता है कि 1000 महिलाओं पे पुरुषों की जो संख्या होती है उसे लिंगानुपात कहते हैं। सबसे ज़्यादा जो है लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो आपका पुदुचेरी है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो आपका दमन और दीव है। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जनघनत्व कौन सा है, किसका है, बिहार है। और सबसे कम जनघनत्व वाला आपका अरुणाचल प्रदेश है। सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश का ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें सबसे अधिक जनघनत्व है, वो आपका दिल्ली है। और सबसे कम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश वो आपका अंडमान निकोबार है। ठीक है। बात करें सबसे ज़्यादा साक्षरता किसमें, केरल में। सबसे कम जो है आपकी बिहार में मिलेगी। और सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है। और सबसे कम जो है वो आपका दादरा और नागर हवेली है। ठीक है।
आगे हम बढ़ें तो यहाँ पे हम देखेंगे जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं जो आपके आए हुए हैं परीक्षाओं में। अगरतला, जबलपुर, उज्जैन और गांधीनगर में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? तो वो आपका क्या है? उज्जैन है। दिल्ली, जोधपुर, कोलकाता, नागपुर में से कर्क रेखा के समीप सबसे अधिक जो कौन सा आपका सिटी है वो आपकी कोलकाता है। ठीक है। झारखंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो वो मणिपुर है। बंगलौर और चेन्नई में से कौन सा शहर सबसे अधिक दक्षिण में है? तो वो आपका बंगलौर हो जाएगा। ठीक है। भारत के किस प्रदेश की सीमा म्यांमार से सर्वाधिक स्पर्श करती है? तो वो आपकी अरुणाचल प्रदेश है। और अगर हम बात करें तो भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? तो वो आपका क्या है? सिक्किम है। ठीक है। आगे हम बात करें तो भारत के किस राज्य के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो वो त्रिपुरा है। भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं? तो वो आपके 17 राज्य हैं जो स्थलीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं। जलीय सीमा से 9 राज्य हैं। भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? 9 हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। मैंने बताया था, मैप से याद करना है आपको। भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? तो 17 राज्य स्पर्श करते हैं। भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों का संगम कहलाता है? तो वो आपका कन्याकुमारी है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है और ये आपका भारत की जो भौगोलिक स्थिति वाला पार्ट था वो आपका ख़त्म हो चुका है। जो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको करा दिए। बाकी और कुछ भी इम्पोर्टेंट्स मिलेगा तो हम इसकी क्विज़ कराएंगे आपको। तो उस क्विज़ में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं सारे आपको करा दूंगा। इसके आगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे भारत का जो भौतिक क्षेत्र है। जैसे भारत का पर्वतीय मैदान है और आपका कह सकते हैं प्रायद्वीपीय पठार है, उत्तर भारत का विशाल मैदान है या तटवर्ती मैदान है। इन सभी के बारे में हम कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।